हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड गाड़ी अपने पास है ऑल न्यू विक्टोरी CNG। विक्टोरी CNG का ये बेस वेरिएंट हम चला रहे हैं आज, और इस गाड़ी का हम हाईवे का माइलेज टेस्ट कर रहे हैं। अब की बार हम 1-2 किलो CNG के साथ इसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट। और अभी हमने लगभग इसको 100 किलोमीटर चला लिया है। जी हाँ, जब मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे पे हूँ। देखते हैं कितनी माइलेज देती है। अगर आप हाईवे के हिसाब से गाड़ी देख रहे हो, CNG में देख रहे हो इस सेगमेंट की, तो विक्टोरिस आपके लिए कैसा ऑप्शन है, कितनी माइलेज आपको देगी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, कंफर्ट कैसा है, सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने CNG भरवाने के प्रोसेस से। हम CNG पंप पे आ चुके हैं और CNG देख लो हमारी गाड़ी में बिल्कुल ख़त्म है। अभी फुल करवाते हैं, देखते हैं फुल में कितनी CNG आती है एंड फिर कितनी चलती है। हाईवे का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि 1-2 किलो CNG डलवाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, लेकिन अब की बार हमने सोचा कि क्यों ना टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट किया जाए, जिस वजह से आपको एक एक्यूरेसी आएगी कि एक टैंक में हाईवे पे गाड़ी कितनी चलने वाली है। देखो जैसे ही CNG का वो खुलता है, गाड़ी अपने आप जो है वो ऑफ हो जाती है। ओके, सो CNG हो चुकी है फुल। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अभी फुल पे चला गया अपना बार, एंड एक यहाँ पे सिलेंडर का मार्क भी आता है, ये वाला, ठीक है। फुल है, CNG टाइम मोड 0 है एंड गाड़ी अभी पेट्रोल में ही है, CNG में शिफ्ट हो चुकी है। चलिए तो देन अपन एक बार ट्रिप 0 कर देते हैं। A ट्रिप को भी मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, B ट्रिप को भी 0 करता हूँ। गाड़ी 924 किलोमीटर्स जो है वो चली हुई है, अभी ब्रांड न्यू है, पहली सर्विस नहीं हुई है। तो देखते हैं कितनी चलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस हो जाती है पहली, तो गाड़ी जो है ज़्यादा माइलेज देती है, बट मुझे इतना कोई डिफरेंस नहीं लगा। जितनी भी गाड़ी अब तक मैंने देखी है तो कोई 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस आया हो तो आया हो, एज सच कोई मेजर डिफरेंस जो है वो नहीं आता है माइलेज में, जितना मेरा पर्सनल ओपिनियन। बाकी आपका क्या है आप बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपने नोटिस की ये चीज़ें। AC अपना ऑन रहेगा, ऑटोमेटिक AC आता है। टेम्परेचर अपन 22 पे रखने वाले हैं। यहाँ पे अभी इसका टेम्परेचर जो है वो दिखाने लगा है, एंड ये वाला स्टीरियो ये सब चीज़ जो है वो बेस वेरिएंट से ही आती है। चलो उसके बारे में बात करेंगे ड्राइव के टाइम पे। एंड बाकी तो 3 बंदे हम रहने वाले हैं। एक यहाँ पे राहुल रहेगा, राहुल का वेट लगभग 70 किलो 70 के आसपास है। एक रियाज रहेगा, ठीक है। सो 3 बंदे रहेंगे गाड़ी में, और अपने पास लोड कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी सामान नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा बैग है, तो बूट स्पेस एकदम खाली रहेगा। इस विक्टोरिस का हम ये बेस वेरिएंट LXI CNG चला रहे हैं। अगर CNG में बात करें तो 3 वेरिएंट कंपनी ऑफर करती है, LXI CNG, VXI CNG एंड ZXI CNG। बेस वेरिएंट का प्राइस है 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम, एंड ये गाड़ी ऑन रोड दिल्ली NCR में लगभग 13 लाख रुपए तक कॉस्ट करती है। अब इसी प्राइस पे आप ब्रेजा का ZXI CNG वेरिएंट खरीद सकते हो। अगर आप थोड़ा पैसा ज़्यादा देते हो 1 से 1.5 लाख रुपए, तो आप ग्रैंड विटारा का डेल्टा CNG वेरिएंट खरीद सकते हो। इन तीनों ही गाड़ियों में सेम इंजन आता है, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट पेट्रोल इंजन, जिसके साथ की CNG कंबाइन करके दी जाती है। अगर CNG में पावर फिगर्स की बात करें तो 88 bhp की पावर जनरेट करती है एंड 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ियाँ जनरेट करती है। तो जिस हिसाब की पावर है, जिस हिसाब का इंजन है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कहीं पे लैग करता है। ओके है, आप हाईवे पे जो है वो ठीक ठाक ओवरटेक भी कर सकते हो गाड़ी। अगर आपको स्पीड में थोड़ी सी लेनी है तो उस हिसाब का एक्सेलरेशन भी जो है वो मिल जाता है। बट ऐसे भी नहीं है कि भाई आपको बहुत ही ज़्यादा वो जूझा वाली फील या बहुत ज़्यादा वो डीजल पावर वाली फील जो है वो कहीं आएगी इसमें। तो वो चीज़ें नहीं है, एक नॉर्मल ड्राइवर के लिए काफ़ी सूटेबल जो है वो ये गाड़ी रहेगी। ओके, विजिबिलिटी की बात करते हैं अभी, फिर जब ड्राइव के टाइम पे आऊँगा तो इंजन की थोड़ी सी और बातें करेंगे। विजिबिलिटी वाइज ये गाड़ी मेरे को थोड़ी सी अजीब लगती है। सबसे पहले तो बेस वेरिएंट में यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं आता। दूसरी चीज़, अभी तक जितना मैंने चलाया है, सिर्फ 32 मिनट ही हुए इस गाड़ी को चलाते हुए, सीट मेरे को उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही। सीटें थोड़ी सी मेरे को छोटी टाइप भी जो है वो फील हो रही है। हालांकि मैं कोई ज़्यादा चौड़ा बंदा नहीं हूँ, बट हाँ, कोई अगर हेल्दी सा बंदा बैठेगा तो उसको सीट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो सकती है। ऑल्सो
ऑल्सो जो कुशन क्वालिटी है सीटों की वो भी उतनी परफेक्ट नहीं है। सो सीटें आउट ऑफ 10 मैं इसको 5 ही रेट करूँगा, तो ठीक ठीक ही है बस, ये मान के चलो। बाकी ये है कि सीट कवर वगैरह हम लगवाएंगे, इस गाड़ी को थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। थोड़ा ये है कि एक्स्ट्रा कुशन वाले जो सीट कवर है वो लगवा के देखेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे बोनट एरिया काफ़ी बड़ा दिखता है इस गाड़ी का मेरे को, पूरा यहाँ से लेके और वो दूसरी एज तक का भी जो है वो बोनट एरिया दिख रहा है, जबकि सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। जिस हिसाब की सीटिंग है, मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तब भी मैं इसका पूरा बोनट एरिया देख पा रहा हूँ। पूरा बोनट एरिया देख पाने से ये है कि आप सिटी में गाड़ी को आराम से चला सकते हो, आपको दिखेगा कि क्या चीज़ें कहाँ पे है, बट काफ़ी बड़ा लग रहा है बोनट एरिया। फिर यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड, तो गाड़ी लगती है कि काफ़ी लंबी गाड़ी आप चला रहे हो, एक बार में सिटी में घूमेगी नहीं, रोड पे टर्न नहीं होगी, तो वो वाली फील आपको डेफिनेटली आने वाली है। थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे, उसके बाद तो चला पाओगे, बट स्टार्टिंग में ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आपको लगेगी। उसके बाद IRVM में अच्छी विजिबिलिटी है, IRVM डे एंड नाइट फीचर के साथ आता है बेस वेरिएंट से, सो ये काफ़ी अच्छी बात है, और अच्छे से पूरा ग्लास एरिया जो है वो कवर भी करता है। ORVM इस गाड़ी के ग्रैंड विटारा वाले ही सिमिलर ORVM मिलते हैं। ORVM मेरे को थोड़े से इसके अजीब लगे, कुछ ORVMs होते हैं कि लगता है कि हाँ अपनी जगह पे है और फिर भी पूरा एरिया दिखाते हैं, जबकि इस ORVM की शेप ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ बाहर जो है वो ORVM चला गया है, एंड एरिया भी उतना अच्छे से विजिबल नहीं है, थोड़ा सा कम एरिया जो है वो विजिबल रहता है। तो ये ORVM की अभी फर्स्ट इंप्रेशन है, बाकी थोड़े दिन चलाऊंगा सिटी वगैरह में तो पता चलेगा। वो वाला तो फिर भी जो है वो ठीक ठीक दिखता है उसमें, बट ये वाला एडजस्ट करने में ही थोड़ा सा वो है, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही बाहर जो है मेरे को फील हो रहा है, वो थोड़ा सा टेढ़ा टाइप फील हो रहा है। अभी मैं बोल के नहीं बता सकता, अगर आप चलाओगे तो आपको वो चीज़ें फील होंगी। ठीक है, ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आते हैं बेस वेरिएंट से, ये अच्छी बात है। सेकंड चीज़, यहाँ पे पावर विंडो जो है वो आपकी सारी की सारी आती है, एंड ड्राइवर साइड वाली विंडो जो है वो यहाँ पे आपकी ऑटो अप एंड ऑटो डाउन विद एंटी पिंस गार्ड के साथ जो है वो दी जाती है। KMP एक्सप्रेसवे उतना बढ़िया नहीं रहा, रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, सो नॉइज़ जो है वो गाड़ी में अभी के लिए तो काफ़ी आ रही है, बट एक बार जब हम कटरा एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी क्या नॉइज़ है। यहाँ पे तो काफ़ी बम्पी राइड जो है वो फील हो रही है हाईवे के हिसाब से। इसी हाईवे पे हमने ब्रेजा को, नेक्सॉन CNG भी हमने चलाई है इसके ऊपर, एंड हमने पंच वगैरह, फ्रोंक, सारी गाड़ियाँ जो है वो इसी रोड पर चलाई है। सो मारुति की गाड़ियों में आपको जितनी रोड नॉइज़ मिलती है वही सेम कैरी ऑन जो है वो आपकी यहाँ पे भी हुई है। तो ब्रेजा अगर आपने चलाई है, ब्रेजा में जितनी रोड नॉइस आपने फील की है उतनी ही रोड नॉइस जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओके जी, स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग कुछ नया है, मीडिया के कंट्रोल जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर दिए गए हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ टच बटन्स है स्टीरियो के साथ जो आपको दिए जाते हैं, एंड नीचे कुछ हार्ड बटन्स है जो कि AC के लिए काम करते हैं, साथ ही वॉल्यूम के लिए एक नॉब दी जाती है। सो सब बटन्स जो है वो प्रॉपर रीच में है, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं लगेगी कि कोई बटन एक्सीडेंटली टच हो रहा हो या किसी बटन को ढूंढने में आपको परेशानी हो रही है। जैसे कि टाटा की कुछ गाड़ियों में, टाटा की कुछ में तो क्या, अभी तो सभी गाड़ियों में ही नीचे जो AC पैनल है वहाँ पे टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो वो कभी प्रॉब्लमेटिक जो है वो फील होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर हार्ड बटन्स मिलते हैं। एक बार आप यूज टू हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ लेफ्ट साइड में फ़ैन का बटन है, राइट साइड में वॉल्यूम का है, तो आपको रोड से ध्यान हटाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये वाला स्टीरियो मुझे डिसेंट लगता है, हालांकि इसकी ऑडियो आउटपुट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट काम ठीक से कर देता है अपना। इनबिल्ट मैप वगैरह तो आते नहीं है, बट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस जो है यहाँ पे चल जाता है। बेस वेरिएंट के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है ये ब्रेजा के ZXi वेरिएंट में देती है मारुति, जबकि यहाँ पे ये बेस वेरिएंट से मिलता है, एंड आपकी जो ग्रैंड विटारा है उसके डेल्टा वेरिएंट में भी आई थिंक जो है यही मिलता है। इसमें कुछ एक कंट्रोल्स और है, जैसे कि अपना AC के कंट्रोल हो गए तो ये आप देख सकते हो, और ट्रिप वगैरह से रिलेटेड चीज़ें जो है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। AC में कहीं भी आपको ऑफ का बटन नहीं दिखेगा, बाकी तो मैं डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा ये सब चीज़ें, बट अभी थोड़ा सा जो मेरे को याद आ रहा है वो बता देता हूँ। तो ऑफ का बटन यहाँ पे नहीं दिखता आपको, यहाँ पे जाके और फिर यहाँ से अगर प्रॉपर ऑफ करना है AC तो यहाँ से ऑफ होगा। ओके, गाड़ी का डैशबोर्ड जो है वो दिखने में प्रीमियम लगता है बेस वेरिएंट के हिसाब से, ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको डोर पैड्स पे भी जो है ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलती है, ऑल्सो आपके पास फैब्रिक जो है वो भी मिलता है डोर पे, आगे वाले पे भी पीछे वाले पे। अभी 40 मिनट हो गए हमें लगभग ड्राइव करते हुए, और जो यहाँ पे सिलेंडर बना आता है इसमें 9 बार है, ठीक है।
तो अभी 8 बार पे जो है वो CNG अपनी आ चुकी है। एंडुलेशन काफ़ी है यार इस रोड पे, तो ऐसे नहीं है कि हम स्टीयरिंग छोड़ के इसको चला पा रहे हैं। अभी कटरा वाले भी जाएंगे ना तो फिर स्मूथ चलेगी और स्पीड भी जो है वो 110 के आसपास हम लेके जाएंगे। RPM काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती है। ब्रेजा भी देख लो आप, ये भी देख लो, क्योंकि 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। आई थिंक कि 6 स्पीड का कहीं ना कहीं गियर बॉक्स अगर इस इंजन के साथ पेयर होता तो गाड़ी माइलेज थोड़ी ज़्यादा बेटर देती है और थोड़ा चलाने में भी जो है आपको ज़्यादा मज़ा आता। अभी 5 स्पीड में देखो 90 पे ही है स्पीड, ठीक है, और RPM देखो आप तो 2500 RPM के आसपास जो है वो ले रही है। फ्रोंक्स हो गई, बलेनो हो गई, उनको अगर आप चलाते हो ना तो वो 100 की स्पीड पे लगभग 2200 RPM के आसपास, 2300 RPM के आसपास ही कंज्यूम करती है, जबकि ये 100 की स्पीड पे आपकी लगभग 3000 RPM के आसपास जो है वो कंज्यूम करने लग जाती है। हालांकि इंजन नॉइस नहीं है गाड़ी में, अभी हम चला रहे हैं 100 पे, कोई इंजन नॉइस नहीं है। आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो आपको कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी इंजन नॉइस नहीं मिलेगी। हल्का सा जब आप रेव करते हो तो आपको इंजन की आवाज़ आएगी, बट वो भी इतनी नहीं है कि आपको कहीं परेशान करे। कुछ एक कंपनियां हैं जिनके इंजन में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आती है, तो वैसा आपको फील नहीं होगा। एकदम रिफाइन इंजन जो है वो फील होने वाला है। स्टीयरिंग में भी वेट अच्छा है, हाईवे के हिसाब से अभी 100 पे हम चल रहे हैं, वेट काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बट एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जाती हुई दिख रही है वो है गाड़ी का बॉडी रोल। बॉडी रोल पता नहीं क्यों मुझे इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। हल्का सा भी मैं टर्न लेता हूँ तो ऐसे लगता है कि पीछे से गाड़ी जो है वो ऐसे टेढ़ी हो गई हो। 100 पे जब आप लेन चेंज करोगे ना तो आपको ये चीज़ फील होगी, देखो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मूवमेंट आपको दिखेगी, वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं जो है वो हल्की सी कम लगती है। अभी इसका क्या रीज़न है वो पता नहीं, सिलेंडर जो है वो नीचे लगाया है, उस वजह से वेट ओवरऑल सेंट्रलाइज होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि उसका ये छोटा सा डीमेरिट भी हो सकता है कि जब आप टर्न कर रहे हो तो वेट ट्रांसफ़र होने की वजह से गाड़ी ज़्यादा मूवमेंट कर रही है। एक बार मैं इसको ग्रैंड विटारा के साथ चलाऊंगा तो मेरे को थोड़ा सा बेटर जो है वो एनालाइज कर पाऊंगा कि भाई क्या कुछ है। ग्रैंड विटारा हम चलाने वाले हैं, आई थिंक परसों जो है हम ग्रैंड विटारा के साथ इसको ड्राइव करें तो ग्रैंड विटारा में और इसमें कितना डिफरेंस है वो देखते हैं। ब्रेजा में काफ़ी स्टेबिलिटी जो है वो फील होती है, वो स्टेबिलिटी विक्टोरियस में थोड़ी सी कम मुझे लग रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक बार और चला गया CNG का, टोटल 9 बार है और एक में 25 किलोमीटर ये चल रही है, तो उस हिसाब से लगभग 225 किलोमीटर तो चलनी चाहिए ना। चलो देखते हैं। 7.3 kg के आसपास CNG आई थी और 600 रुपये आई थी। 82-83 के आसपास का जो है वो रेट था। 82 गुड़गांव बताऊँगा, दिल्ली NCR में तो फिर 10 रुपये कम है दिल्ली में ना, अभी भी वहाँ पे दिल्ली में थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे ये है 82 का रेट अपने गुड़गांव में। देखो अभी जैसे मैं 2000 RPM पे हूँ, 80 की स्पीड पे हूँ और इस अमेज से मेरे को ओवरटेक करना है ना, तो जैसे ही मैं एक्सेलेरेट करूँगा तो ये ठीक पुल देती है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको ऐसे लगेगा कि भाई गियर डाउन करना है, गियर डाउन नहीं करना। हाँ ये है कि आप 5th गियर में और फिर भाई 1-1.5 RPM के आसपास हो तो देखो गियर डाउन फिर आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप 2000 RPM के बैंड में हो, 1700, 1800, 2000, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सीलेटर पेडल प्रेस करो और अच्छा पुल जो है वो गाड़ी देती है। टॉर्क ठीक है इसमें यार, टॉर्क की वजह से जो है वो ठीक ठाक खिंच जाती है। बाकी इसके कंपैरिजन में तो कोई ऐसे सेगमेंट वाइज तो नहीं आती, ये और ग्रैंड विटारा तो सेम ही आप मान लो, दूसरी कोई कंपनियां देती नहीं। नेक्सॉन आपकी आती है उसके नीचे वाले सेगमेंट में। नेक्सॉन में क्या है कि 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आता है, जिस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जो है वो खींच पाती है, वो एक बात है। वहाँ पे 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, तो थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस जो है उसकी आपको लग सकती है। हमने उसको ब्रेजा से जो है वो कंपेयर किया था, ब्रेजा, और उसकी एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे मैं लिंक छोड़ दूंगा ऊपर, वो आप चेकआउट कर सकते हो। देखो दिल्ली कटरा के लिए अपन एग्जिट अभी ले रहे हैं और अब रोड जो है वो अपना एकदम प्लेन आएगा, तो यहाँ पे रोड नॉइस वगैरह की जो है वो थोड़ी सी बातें कर लेंगे, क्योंकि KMP पे तो भाई आवाज़ आती रहती है, टायर की हो गई या फिर गड्ढों की हो गई, तो वहाँ सेंस नहीं बनता। वो हाईवे की कैटेगरी से अभी बाहर निकाल देना उसको तो ही बढ़िया होगा। बट ये है कि हम स्पीड वहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं, और ये हमारे घर से जो है वो अगर इस पे आते हैं तो KMP से निकल के ही हमें आना पड़ता है, तो उस वजह से
वो अपने को यूज़ करना पड़ता है। तो KMP 57 किलोमीटर जो है, 57.7 किलोमीटर हम चले हैं और लगभग 50 मिनट में हमने ये डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। ओके, सो अभी आ गए हैं हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे। 120 की स्पीड लिमिट है अगर अपन टॉप लाइन में चलते हैं, अगर हम चलते हैं साइड में तो यहाँ पे 80 की स्पीड लिमिट है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो कि अगर आप 80 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तो आप टॉप लाइन में गाड़ी ना चलाओ। कुछ लोग क्या है कि अपने फ़ोन पे बात करते रहेंगे या फिर अपने मज़े मज़े में टॉप लाइन में 60-70 जो है वो चलते हैं, सो वो भी गलत है। चलिए अब बात करते हैं रोड नॉइज़ की। तो देखो KMP एक्सप्रेस वे पे जो है वो टायर की काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, तो इंजन नॉइज़ महसूस नहीं हो रही थी। बट यहाँ पे जब 100 पे गाड़ी चल रही है, 3000 RPM के आसपास कंज्यूम हो रहे हैं, तो इंजन की हल्की हल्की नॉइज़ जो है वो आपको गाड़ी के अंदर सुनाई देगी। आपको बार बार ऐसा फील होगा कि एक गियर और लगा दूँ, एक गियर कहीं कम तो नहीं है, कहीं मेरी गाड़ी तीसरे गियर में तो नहीं चल रही है। सो अगर 6 स्पीड वाला गियर बॉक्स होता तो ये फील नहीं होता। ये ब्रेजा में भी फील हो रहा था। तो इंजन की नॉइज़ हल्की हल्की आपको आएगी गाड़ी के अंदर। ओवरऑल अगर विंड नॉइज़ की बात करें तो वो भी हल्की हल्की है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है दोनों ही चीज़ें। एंड टायर की नॉइज़ जो है वो आपको ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो हाँ, ऐसे है कि एक आवाज़ आपको आती रहेगी। इसके कंपैरिजन में इसके सेगमेंट की अगर अपन देखते हैं, क्रेटा देखते हैं, सेल्टोस देखते हैं, तो उनमें इससे काफ़ी कम जो है वो नॉइज़ आती है। इंजन की देख लो आप, फिर टायर की देख लो या फिर विंड ब्लास्ट देख लो, वो सब चीज़ें जो है वो कम आती है। काफ़ी साइलेंट कैबिन फील होता है। बट इसका कैबिन आपको ऐसा उतना साइलेंट फील नहीं होगा। हल्का हल्का म्यूजिक अगर आपका चल रहा है तो फिर मैनेज हो जाएगा। बट अगर आप बिना म्यूजिक के जो है वो चला रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं से कोई शीशा तो नहीं खुला हुआ है, तो ऐसा आपको फील होने वाला है। एक ना वो गूंज की आवाज़ जो बनती है ना गाड़ी में, वो बनती है मारुति की गाड़ियों में। ये मैंने इनकी 2-3 गाड़ियों में नोटिस कर लिया है, गूंज सी जो है वो आती रहती है। अभी जैसे ही मैं एक्सीलेटर पेडल प्रेस करूँगा ना, तो इंजन की आपको वो गुर्राहट टाइप वो नहीं सुनाई देगी, आपको ऐसे सुनेगा कि इंजन गूंज रहा हो। देखना अभी सुन के एक बार। ठीक है, 120 पे है अभी गाड़ी अपनी और लगभग 3500 RPM जो है वो ले रही है। 120 पे थोड़ा सा विंड ब्लास्ट जो है वो ज़्यादा हो गया है। एंड 120 के ऊपर जाती ही आप देखोगे तो आपको एक वार्निंग जो है प्रॉपर आती रहेगी, बार बार बीप बीप की। जब गाड़ी 80 से ऊपर जाती है तो एक बार बीप करती है, लेकिन 120 के बाद आपको कंटिन्यूस बीपिंग जो है वो सुनाई देती है। स्टीयरिंग का फीडबैक मुझे अच्छा लगा। ठीक है, सिटी में मैंने थोड़ा बहुत ही चलाया था, 5-10 किलोमीटर, तो वहाँ पे भी स्टीयरिंग का फीडबैक ठीक लग रहा था। एंड हाईवे के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है स्टीयरिंग व्हील ना, प्रॉपर एकदम जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं उस स्पीड के हिसाब से मैनेज हो रहा है और बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ने में ठीक है, हालांकि इसके ऊपर कोई भी लेदर का रैप नहीं है, ये करवाएंगे, बट ठीक है। ओवरऑल स्टीयरिंग की पोजीशन, बटन्स वगैरह जो है ये सब चीज़ें बढ़िया है। एक म्यूट का बटन पता नहीं यार क्यों निकाल दिया इन्होंने, पहले म्यूट का बटन होता था, बढ़िया था। यहाँ से जो है म्यूट होता ही नहीं है। और इसको अगर अपन प्रेस करके रखते हैं ना एक बार में, तो आवाज़ देखो ऐसे ऊपर नहीं जाती, आपको बार बार टैप 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 करके जो है वो करना पड़ता है। ओके, सो 160 किलोमीटर अपन आ चुके हैं। ये टोल टैक्स है। ठीक है, अगर आप कटरा वाले पे चल के आते हो तो आपको थोड़ी दूर टोल टैक्स देना पड़ेगा। हमने तो नहीं दिया क्योंकि हम तो यहाँ से जाते हैं तो इधर की स्लिप इधर ही दे देते हैं, इनको पता ही नहीं चलता क्या हुआ है, कहते हैं सर कोई बात नहीं चले जाओ। तो 162 किलोमीटर अपन चल चुके हैं और CNG देखो यहाँ पे तो एक ही बार बच रहा है, यहाँ पे 2 बार है। अपन ने जो कैलकुलेशन की थी कि एक बार में 25 किलोमीटर चलेगी, तो आई थिंक कि अभी 50 किलोमीटर और चल जानी चाहिए, तो 212 किलोमीटर के आसपास जो है वो गाड़ी चल जाएगी, तो भाई बढ़िया होगा। अगर 200 चलती है तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम माइलेज है इसकी। ठीक है, CNG पेट्रोल रेशियो का देख लो आप। एंड 1087 किलोमीटर जो है वो ये गाड़ी क्रॉस कर चुकी है। ओके जी, AC काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अपन ने वही 22 और फैन स्पीड को 2 पे रखा है तब से अब तक, और धूप अच्छी खासी है। ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, बट ठीक है, धूप अच्छी खासी है और AC बढ़िया काम कर रहा है और आराम से। राहुल जी कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है, और ये सीट थोड़ी सी छोटी है ना, थोड़ी सी हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी छोटी लगती है सीटें। थोड़ा हेल्दी बंदा है ना तो उसको दिक्कत आ सकती है। बाकी यूटिलिटी स्पेस काफ़ी अच्छा है, फ़ोन रखने की यहाँ पे बढ़िया जगह है, यहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हो। इधर तो कप होल्डर है, आर्मरेस्ट है, तो यूटिलिटी स्पेसिस जो है वो काफ़ी बढ़िया है। और बूट में जगह है तो आराम से हमने बूट में बैठ के
खाना भी खा लिया, क्योंकि अभी इसके ऊपर ना कोई आपका फूड कोर्ट वगैरह और ऐसी चीज़ें डेवलप नहीं है। तो ये छोटी मोटी जो है वो स्टोर्स लगी हुई है। तो हमें तो पता था, हम तो भाई अपने घर से ही फिर पैक करवा के ले आए थे खाना, और वहाँ रुके, इंट्रो शूट किया, तो कुछ सिनेमैटिक्स जो है वो शूट किए, उसके बाद अपन जो है निकल पड़े। तो उसमें ऊपर आप टाइम देखोगे तो आपको टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि हम 1:30 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए थे। 1:30 बजे से पहले ही पहुँच गए थे ना, तो 1 घंटा के करीब जो है वो हमने वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके वो कर दिया। बट गाड़ी हमने स्टार्ट नहीं की, गाड़ी हमने ऑन भी नहीं की, वहाँ जाते ही बंद कर दी थी और वहीं से फिर स्टार्ट करके अपनी गाड़ी निकाल ली थी। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। 2 घंटे 4 मिनट हो गए CNG मोड में ड्राइव करते हुए। एंड फिर से मैं ट्रिप को कर लेता हूँ। 162 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है। चलिए वापस जा रहे हैं हम मानेसर की तरफ, अपने घर की तरफ। अब इसके बाद 60 किलोमीटर के करीब जो है वो अपन फिर KMP एक्सप्रेस वे पे जो है इसको ड्राइव करने वाले हैं। सो वापस KMP पे आ चुके हैं अपन। 177.3 किलोमीटर चल चुके हैं और CNG के बार अभी भी जो है वो 2 अपने पास बचे हुए हैं। अभी चला जाएगा एक ना, जल्दी जाने वाला है 5-7 किलोमीटर में, और एक बढ़िया मर्सिडीज जाती हुई अपने सामने से। अब ये वाला रोड देखो, इस रोड पे पूरी आपको नॉइस आएगी। अगर आप KMP पे चलाओगे तो आपको लगेगा यार बहुत तेज आवाज़ आ रही है गाड़ी में। बट जो कटरा वाला है वो एकदम स्मूथ है, एक्सप्रेस वे है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नॉइस नहीं आती। ठीक है, रोड नॉइस हालांकि फिर भी जो है वो आती रहती है, बट उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप आराम से म्यूजिक चलाओ। म्यूजिक हमने चलाया ही नहीं है ताकि सारी इसकी आवाज़ें सुन सके। गड्ढे वड्डे में जो है वो भी डिसेंट परफॉर्म कर रही है, हालांकि सच कोई बड़ा पैच नहीं आया, मतलब कोई बड़ा गड्ढा नहीं आया है, तो ठीक है। हाईवे पे जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वहाँ पे आराम से निकल जा रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, और अच्छा रिस्पॉन्स है अभी तक सभी चीज़ों का। थोड़ी सी बम्पी राइड है, थोड़ी सी है बम्पी राइड, मतलब ऐसे फुल्ली एकदम स्टेबल राइड तो नहीं है अगर इस रोड के हिसाब से देखें तो, बट ठीक है। ओके, सो लो फ्यूल की वार्निंग आ गई है CNG की, और CNG अपनी रिजर्व में लग चुकी है। 180 किलोमीटर के करीब जो है हम चल चुके हैं। अभी देखो रिजर्व मोड में आते के साथ ही एक बार अपना चला गया है, तो 180 किलोमीटर पे एक बार गया। अभी 25 किलोमीटर और चल सकती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं इसको चला रहा हूँ तो जो समझ पा रहा हूँ। 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर चलेगी ना। चलिए देखते हैं कितनी माइलेज देती है, और लास्ट में कंक्लूजन जो है वो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे ब्लिंक करने लगा है CNG बार, और ब्रेजा में हमने देखा है कि जब ब्लिंक करने लगता है ब्रेजा में, फ्रोंक्स में, तो 5 किलोमीटर के आसपास चलती है। 193 किलोमीटर अपन चल चुके हैं, देखते हैं कितनी और चलेगी अभी। ओके, सो CNG अपनी हो चुकी है ख़त्म। 199 किलोमीटर पे जो है वो एग्जैक्ट ख़त्म हुई थी। ये 100 मीटर हम थोड़ा सा घुमा के ले आए आगे की तरफ। तो 199 किलोमीटर चली है ये गाड़ी, 7 किलो 300 ग्राम CNG में। एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि गाड़ी चलेगी आराम से 220 225 तो चलनी चाहिए, बट नहीं, ये 200 किलोमीटर ही चली है 100 की स्पीड पे। चलिए एक बार गाड़ी के बाहर चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं कितनी माइलेज इसने दी और हमारा क्या ओपिनियन है इस गाड़ी के बारे में। देखो हमारी जो CNG थी वो आई थी 7 किलो 300 ग्राम, और गाड़ी चली है 199 किलोमीटर। 199 किलोमीटर एग्जैक्ट चली है। जो 0.1 यानी कि जो 100 मीटर है ना, वो हम हाईवे से नीचे लेके आए, सो इस वजह से हो गया। एंड डिवाइड बाई 7.300, तो ये है जी माइलेज जो निकल के आई है 27.26। अब कंपनी क्लेम करती है 27.02, और हाईवे पे 100 की एवरेज स्पीड आप मान के चलो, हमारी 100 की स्पीड पे इस गाड़ी ने 27.26 किलोमीटर पर केजी की माइलेज दी है। अगर इसकी कॉस्ट भी लगाए ना अपन, तो 600 रुपये जो है वो हमने CNG डलवाई थी, और ये 600 रुपये में अपनी 199 किलोमीटर चली है। तो 3 रुपये 1 पैसे पर किलोमीटर की जो है वो रनिंग कॉस्ट इस गाड़ी में आई है। इसको ब्रेजा को और ग्रैंड विटारा को भी हम प्रॉपर हाईवे पे सेम स्पीड में टेस्ट करने वाले हैं कि इन तीनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है। कंपनी तो देखो इस पे ज़्यादा क्लेम करती है, बाकी देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा माइलेज हमें देगी। अगर आप सिंगल बंदे हो और आप हाईवे पे 80-90 के आसपास जो है वो क्रूज़ करोगे ना, 90 से अबव नहीं जाओगे, तो ये गाड़ी आपको आराम से 30 की माइलेज जो है वो निकाल के दे देगी। हमने 120 पे भी चलाया है इसको कटरा वाले एक्सप्रेस वे पे,
दूसरा हम 3 बंदे थे गाड़ी में, तो वो हिसाब से भी जो है थोड़ा सा हाफ माइलेज का जो है वो ड्रॉप दिखा। अगर 100 से नीचे ही आप चलाओगे तो माइलेज आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो आरपीएम है ना वो आपके कम रहेंगे। हमने 3000 आरपीएम के ऊपर भी इसको चलाया, जिस वजह से थोड़ा सा माइलेज का ड्रॉप है। बट देखो ये है ना कि अगर आप हाईवे पे जाते हो, लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, तो फिर आप ये नहीं है कि भाई 100 से नीचे चलोगे। जहाँ स्पीड लिमिट 120 की है वहाँ आपको 120 भी चलना पड़ेगा, जहाँ 110 की है वहाँ 110 भी चलना पड़ेगा। तो हमने उस हिसाब से चलाया है नॉर्मली जैसे लोग चलाते हैं। तो ये है इसकी फाइनल माइलेज। वीडियो कैसी लगी बताइए आप कमेंट सेक्शन में। ऐसी वीडियोस अगर आपको और देखनी है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आने वाले दिनों में हम इसको और चलाएंगे और बेटर तरीके से समझेंगे और आपको भी बताएंगे कि विक्टोरियस असल में एक कैसा प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।